अब देखना जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स अपन करने वाले हैं ना, दैट इज द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन सा है अपने पास, SQC1 है। SQC1 है एंड वी ऑल्सो हैव SA 220। और एक चीज और याद रखना, जब तुम आर्टिकलशिप करते हो ना, तो इट माइट हैपन दैट इन आर्टिकलशिप यू माइट फील कि सर ने तो ऑडिट में सब कुछ गलत 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 पढ़ाया था, कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। बिकॉज लेट मी टेल यू, ये जो भी चीजें तुम पढ़ रहे हो यहाँ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर, ये 90% तुमको चीजें देखने को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ बिग फोर में। सिर्फ बिग फोर में देखने को मिलेगा, टॉप मोस्ट सीए फर्म्स में देखने को मिलेगा 90% चीजें। बट जो मिड साइज सीए फर्म्स होगा, जो स्मॉल साइज सीए फर्म्स होगा, तुमको सिर्फ कुछ कुछ स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन दिखाई देगा। डॉक्यूमेंटेशन हर कोई कर रहा है, फाइल हर कोई बना रहा है, बट अदर देन दैट जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स है ना, तो जैसे क्वालिटी कंट्रोल की बातें जो हम करेंगे, तुमको नहीं दिखाई देगा मीडियम साइज फर्म में। तुम बोलोगे क्या है सर, तो ऐसे ही बोल रहे थे, कुछ तो नहीं होता, राइट। तो नॉर्मली ये सारा कुछ बड़े फर्म्स में होता है, स्मॉल फर्म्स वाले मतलब लिमिटेड चीज ही अडॉप्ट करते हैं। इफ यू आर वर्किंग इन बिग फर्म, तब तुम देखोगे प्रैक्टिकली हाँ ये सब कुछ हो रहा है, जो पढ़ाया जा रहा था दैट इज हैपनिंग। तो देखना क्वालिटी कंट्रोल, वी ऑल नो कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्निफिकेंस क्या है हमारी इकोनॉमी में, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। मिस्टर नरेंद्र मोदी सेज दैट यू नो, आवर प्राइम मिनिस्टर सेज दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द इकोनॉमी, वही इकोनॉमी है। एंड हम पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी हैं, हम इकोनॉमी के एसेंशियल पिलर्स हैं। हम जो ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जो अटेस्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, that is very critical for the economy, that is very crucial for the economy. The users of financial statement are making major economic decisions based on our audited financial statements. और इस पूरे दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में only we are the chosen people to do the audit of financial statements. हमारे अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कोई भी नहीं कर सकता। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कोई भी नहीं कर सकता, राइट। वी आर द ओनली चूजन पीपल इन दिस एंटायर वर्ल्ड। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी मेंटेन ए सर्टेन सेट ऑफ क्वालिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी मेंटेन ए सर्टेन सेट ऑफ क्वालिटी। आप नॉर्मल काम करोगे यार, मिठाई की दुकान में जाओगे तो हर मिठाई के काम का क्वालिटी अलग होगा। कोई देसी घी में लड्डू बना रहे हैं, कोई एकदम लोकल मेटल यूज कर रहा है, रिफाइन वगैरह यूज कर रहा है, कोई प्योर मिल्क यूज कर रहा है, कोई पानी डाल के यूज कर रहा है, समवन इज यूजिंग प्योर मावा। आप देखोगे कि हर किसी का क्वालिटी अलग है, एवरीवन हैज अ डिफरेंट क्वालिटी। हम टीचर्स के बीच देखोगे, आप देखोगे हर किसी का क्वालिटी अलग है। एक टीचर का क्वालिटी ऑल टुगेदर डिफरेंट है, अनदर टीचर क्वालिटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। बट जहां बात आती है ऑडिट फंक्शंस की, जहां बात आती है अटेस्टेशन फंक्शंस की, दैट इज अगेन समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। सो वहां पे एक यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है। वहां पे देयर मस्ट बी ए यूनिफॉर्मिटी इन सिस्टम, वहां पे देयर मस्ट बी ए स्टैंडर्डाइजेशन। वहां राम भरोसे काम नहीं चलेगा, वो एक स्टैंडर्डाइजेशन होना जरूरी है, एक क्वालिटी सिस्टम इन प्लेस होना जरूरी है, एक यूनिफॉर्मिटी इज इंपॉर्टेंट। एंड सो दैट इज व्हाई ICAI हैज लेड डाउन standards on quality control, and there are two standards on quality control. One we have SQC1, another we have is SA 220. difference क्या है देखना, SQC1 mother standard है, SA 220 is going to derive its origin from SQC1 only. मतलब SQC1 हो जाएगा तो यू विल सी कि SA 220 में कुछ पढ़ना नहीं है। आई विल से कि एवरीथिंग इज सेम, एक पॉइंट एडिशनल कर लो, ठीक है। तो SA 220 डिराइव्स इट्स ऑरिजिन इन पार्टिकुलरली फ्रॉम SQC1, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, SQC1 इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। याद है हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज स्टडी किया था, दैट इज CA इन प्रैक्टिस, दैट इज CA इन प्रैक्टिस कैन रेंडर आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट।
जब हम सीओपी ले लेते हैं, या तो वी कैन डू ऑडिट, या वी कैन डू रिव्यू, या वी कैन परफॉर्म अदर काइंड ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स जैसे कि प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या फिर वी कैन परफॉर्म रिलेटेड सर्विसेज। तो SQC1 अप्लाइज टू ऑल। बोल रहे तुम ऑडिट कर रहे हो तब भी SQC1 एप्लीकेबल है, तुम रिव्यू कर रहे हो तब भी SQC1 एप्लीकेबल है। अच्छा, यू आर परफॉर्मिंग डिफरेंट एश्योरेंस सर्विसेज, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर एश्योरेंस दे रहे हो तब भी SQC1 अवेलेबल है। अच्छा, रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, रिलेटेड सर्विसेज में आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि रिलेटेड सर्विसेज में ओपिनियन देते ही नहीं है हम लोग। ऑडिट में हम लोग एक तरीके का ओपिनियन देते हैं, एश्योरेंस देते हैं। इन रिव्यू वी गिव अ सर्टेन काइंड ऑफ एश्योरेंस। In other than historical financial information also we give a certain kind of assurance. खाली डिफरेंस ये होता है कि ऑडिट में पॉजिटिव एश्योरेंस देते हैं, बाकी में नेगेटिव एश्योरेंस देते हैं, मगर देते हैं सब में एश्योरेंस। बट रिलेटेड सर्विसेज में मैंने आपको बताया था कि एश्योरेंस देंगे ही नहीं। वी आर नॉट गोइंग टू गिव द एश्योरेंस एट ऑल। कि अगर अपन क्लाइंट के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कर रहे हैं तो दैट इज अ रिलेटेड सर्विस। हम फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री करके बता देंगे सब कुछ। मतलब ओवरऑल देखो, रिलेटेड सर्विसेज में भी ना अपन अपने प्रोसीजर सारा परफॉर्म करते हैं। नॉर्मली ऑल द प्रोसीजर्स वी परफॉर्म इन ऑडिट वी परफॉर्म इन रिलेटेड सर्विसेज आल्सो। प्रोसीजर्स परफॉर्म करके बता देंगे क्लाइंट को, ये प्रोसीजर परफॉर्म करा ये रिजल्ट है, ये प्रोसीजर परफॉर्म करा ये रिजल्ट है, बट ओपिनियन हम नहीं देंगे। ओपिनियन आप लोग ड्रॉ कर लो। एंड SQC1 अप्लाइज टू ऑल। लेकिन जब ऐसे 220 की बात करेंगे ना, दैट विल अप्लाई ओनली टू ऑडिट, दैट विल अप्लाई ओनली टू ऑडिट। तो ये डिफरेंस रहेगा SQC1 में एंड ऐसे 220 में। ठीक है। नाउ क्वालिटी इज समथिंग दैट इज नॉन नेगोशिएबल कि भैया एवरी सीए फर्म हैज टू मेंटेन क्वालिटी। अब ऐसे 220 का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है ऑल फर्म्स to have a system of quality control that provides reasonable assurance। reasonable assurance किस चीज का? देखो, ICAI बोलता है अगर तुम लोग सारे के सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर लोगे ना, सारा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो कर लोगे ना, सारा लॉ का रिक्वायरमेंट फॉलो कर लोगे ना, क्वालिटी अपने आप आ जाएगा। तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्वालिटी अपने आप आ जाएगा। यू फॉलो ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ, you follow all the requirements of standards, quality will automatically come. One thing. And another thing is कि ultimately as a chartered accountant हमारा objective क्या है? रिपोर्ट इश्यू करना। तो हमारा रिपोर्ट appropriate हो, हमारा रिपोर्ट appropriate हो। अगर modified opinion जाना चाहिए था तो modified opinion ही जाए। कोई चीज EOM पैरा में जानी चाहिए थी तो वो चीज EOM पैरा में जाए। Our report is appropriate. So there are two objectives. There are two objectives of SQC1. कि all the firms of chartered accountants must have a quality control system in place, और वो quality control system जो firms implement करेंगे ना, वो एक reasonable assurance देगा कि all the technical requirements, the professional requirements, the ethical requirements they have been complied with, the legal requirements they have been complied with. That the reports issued by the firm or partners are appropriate in the circumstances. ठीक है। लेकिन एक चीज बताना, एग्जाम में अगर तुमसे पूछा जाए द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंप्लीमेंटेड बाय सीए फर्म्स विल प्रोवाइड देम एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो विल इट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस टू द फर्म्स? नो, दे विल प्रोवाइड ए रीजनेबल एश्योरेंस ओनली। हमें यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या देना है? रीजनेबल एश्योरेंस देना है। तो हमें भी क्या मिलेगा? रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा। दैट इज द ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्जेक्टिव। अब देखना, देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ ए गुड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। ये 6 एलिमेंट्स हैं। ओवरऑल तुमको स्टैंडर्ड में यही पढ़ना है, मतलब ऑल द पॉइंट्स यू आर गोइंग टू स्टडी दैट विल फॉल इनसाइड दिस। वो सारा इसका एक्सप्लेनेशन है। बट क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम लाने का ना 6 एलिमेंट है। मतलब ये 6 चीजें लाओगे ना तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस रहेगा। ये 6 चीजें लाओगे तो द 6 एलिमेंट्स। ठीक है। तो देखना ये 6 पॉइंट्स कैसे याद रखना है। व्हाट आर द 6 पॉइंट्स? तुम ये याद रखना अपने को क्या लाना है। ICAI क्या बोल रहा है तुमसे? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम लेकर आओ। ICAI तुमको बोल रहा है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम लेकर आओ।
हम क्या बोले ICI को? What should we tell to the ICI? ओके मिस्टर ICI, आप बोल रहे हो तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ले आएंगे। अब ICI पूछ रहा है क्वालिटी सिस्टम कंट्रोल सिस्टम लाई क्या, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ लाए, है ना, लाए। तो हम थोड़ा फिल्मी स्टाइल में ICI को बोलेंगे, ले आए हम क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हम ले आए। क्या बोल रहे हैं ICI को? ले आए हम क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हम ले आए। व्हाट वी आर टेलिंग टू द ICI? ले आए हम क्वालिटी कंट्रोल हम ले आए, राइट? तो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग टू द ICI, ले आए हम क्वालिटी कंट्रोल, ले आए हम क्वालिटी कंट्रोल, ले आए हम क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है ना, ले आए हम, मतलब पढ़ना ऐसी चाहिए। देखो अब मैं पढ़ता था ना तो आई यूज्ड टू सिंग सॉन्ग। अब मतलब तुम समझो कि जब से मैं तुमको ये स्टैंडर्ड पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं ना, SQC1 जैसे तुमको पढ़ाना स्टार्ट किया, तब से मेरे मन में ये गाना ही आ रहा है, तब से मेरे मन में वो सॉन्ग ही आ रहा है। अच्छा ले आए हम क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हम ले आए। तो पढ़ना इसी तरीके से चाहिए। यू ऑल्सो स्टार्ट द टॉपिक, अच्छा ले आए, वो गाना तुम गा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, अच्छा ले आए हम क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हम ले आए। सो व्हाट इज ले आए हम? तो L फॉर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, E फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, E फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, मतलब एथिकल रिक्वायरमेंट्स तो पीछा नहीं छोड़ने वाला, यहां भी आ गया, इसके अंदर वही OIPCC होगा। A for acceptance and continuance of client relationship. S से क्या होगा? Human resources. S से क्या होगा? Human resources. U से क्या होगा? कुछ नहीं, U सिर्फ बेस के लिए था, फालतू है, मतलब U से कुछ नहीं। M for yes, E for engagement performance. A for engage acceptance and continuance of client relationship, E for acceptance engagement performance। तो इस अपना एंगेजमेंट परफॉर्मेंस हो जाएगा। एंड अगेन H से ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाएगा और M से मॉनिटरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ले आए हम क्वालिटी कंट्रोल। तो L for leadership responsibilities for quality within the firm, then E for ethical requirement, then A for acceptance and continuance of client relationship, then we have human resources, then we have engagement performance, and then we have monitoring। ठीक है, अब देखना before proceeding further, एक बार CA firm का ना hierarchy देखो, only for practical reference, not for your exam, for your knowledge। यार मतलब बोलते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं यार, रिकॉर्डिंग करते वक्त डिवाइस के लिए वही फील होता है, अपने तो अपने होते हैं। तो देखना एक पार्टिकुलर ये फर्म का जो हायरार्की होता है नॉर्मली किस तरीके से होता है। एक होते हैं पार्टनर्स। कौन होते हैं?
पार्टनर्स, ठीक है। अब पार्टनर्स के अंदर भी अगर हम लोग बात करें, इवन इफ टॉक इन द पार्टनर्स, तो एक फर्म के मान लो 5 पार्टनर्स हैं, सपोज एक फर्म के 5 पार्टनर्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक क्लाइंट का ऑडिट रिपोर्ट तो एक ही पार्टनर साइन करेगा ना। एक क्लाइंट का जो ऑडिट रिपोर्ट है वो तो एक ही पार्टनर साइन करेगा, तो उसमें भी जो साइनिंग पार्टनर होता है ना, जो साइनिंग पार्टनर होता है, जो साइनिंग पार्टनर होगा उसकी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहने वाला है उस पार्टिकुलर ऑडिट का, उसको बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट पार्टनर। तो जो साइनिंग पार्टनर होगा उसको बोलेंगे एंगेजमेंट पार्टनर। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो वी हैव सीनियर मैनेजर्स, we have deputy managers, we have assistant managers। ये सारे लोग भी सीएस ही होते हैं, ये भी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही होते हैं, बट अलग अलग लेयर ऑफ एक्सपीरियंसेस होता है। और ये सारा आप लेयर बड़े फर्म्स में देखोगे, छोटे फर्म्स आपको ज्यादा दिखाई देगा ही नहीं। 3-4 लोग काम कर रहे हैं, 4-5-6 लोग हैं, तो एदर जस्ट द पार्टनर और जस्ट नॉर्मल सीएस, आपको इतना हायर के दिखाई नहीं देगा, नॉर्मली बिग फर्म्स में दिखाई देगा। देन वी हैव सीनियर असिस्टेंट्स, ये सारे सीएस होते हैं। एंड देन वी हैव अस इन द हायरार्की, आर्टिकल असिस्टेंट्स, जिनको जूनियर स्टाफ भी बोला जाता है। ठीक है, जो बेचारे अभी तक सीए बने नहीं है, सीए का कोर्स कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बट काम मेहनत मजदूरी सारा इनसे ही कराया जाता है। असली मेहनत मजदूरी तो यही करेंगे, रियल ऑडिट तो यही करने वाले हैं। अब देखना पार्टिकुलरली, तो उस पार्टिकुलर सीए फर्म में क्या होता है, अल्टीमेटली देयर आर मैनी पार्टनर्स, बट यू सी एवरी पार्टनर, अब जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो खुद फील्ड वर्क करने नहीं जाते हैं। पार्टनर कभी भी खुद फील्ड वर्क करने नहीं जाते, पार्टनर अपनी टीम को भेजता है। राजा कभी खुद युद्ध लड़ने नहीं जाता, वह हमेशा अपनी सेना को भेजता है, सेना को अपॉइंट करता है, तुम सेनापति हो, तुम मंत्री हो, जाओ तुम लोग युद्ध करो, तुम लोग सिपाही हो। तो वो जो सेनापति है, वो जो मंत्री है, वो तो बाकी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है फर्म के, और वो जो सिपाही लोग हैं जो मतलब बस मारने काटने के लिए जा रहे हैं, दो ज्यादा आर्टिकल असिस्टेंट्स। ठीक है, तो वो कभी खुद जाएगा नहीं। वो पार्टिकुलरली क्या करेगा, जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो क्या करेगा, तुम जाओ, तुम ऑडिट करो आराम से, वो तुमको पूरा डायरेक्शन दे देगा, वो तुमको पूरा डायरेक्शन दे देगा, तुमको पूरा डायरेक्शन देके भेजेगा, दिस इज द स्कोप ऑफ योर ऑडिट, दिस इज द ऑडिट स्ट्रैटेजी, दिस इज द ऑडिट प्लानिंग। वो तुम्हारे लिए पूरा प्लानिंग वगैरह बना देगा, स्ट्रैटेजी वगैरह बना देगा। वो सब काम तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ेगा कि यू गो एंड प्रिपेयर द प्लानिंग, यू गो एंड प्रिपेयर द स्ट्रैटेजी। तो ही विल गिव यू द कंप्लीट डायरेक्शन, दिस इज द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द ऑडिट, दिस इज द स्कोप ऑफ द ऑडिट। तुमको ना इस क्लाइंट का ऑडिट करने जाना है, तुमको ये फील्ड वर्क में करना है, यू हैव टू कंप्लीट द ऑडिट मान लो इन 2 months टाइम। तुम्हारे लिए रिस्की एरियाज कौन कौन सा होगा, तुमको फोकस ज्यादा क्या करना है, तुमको मैटेरियलिटी कैसे चूज करना है, तुमको ROMM कैसे आइडेंटिफाई करना है, वहां कंसर्न कोऑर्डिनेटर्स कौन होंगे इन द क्लाइंट प्रीमाइसेस, तुमको किससे बातचीत करनी है, तुमको किससे इंफॉर्मेशन लेना है, तुमको किससे एक्सेस लेना है। मतलब दे विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, दे विल डायरेक्ट यू एवरीथिंग, ही विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। वो तुमको डायरेक्शन दे देगा पूरा, लेकिन फील्ड वर्क में तुमको जाना है। और प्रैक्टिकली अभी सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा सारा डायरेक्शन मिल जाएगा, सारा फील्ड वर्क मिल जाएगा, बट रियल लाइफ में बताऊं तो डायरेक्शन भी नहीं मिलता। रियल लाइफ में खाली कॉल आ जाता है, जब ऑडिट कर लो। इनफैक्ट बाकियों का तो छोड़ो, जो सीनियर सीएस हैं वो तो कर चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है। जो आर्टिकल असिस्टेंट्स भी होता है ना, उनको भी सीधा बोल देते हैं, मतलब आई वाज आल्सो शॉक्ड कि मतलब सीधा बोल देते हैं तुमको 2 महीना आर्टिकलशिप करते हुए, अच्छा जाना इसके साथ ऑडिट करके आ जाना। तुम बोलोगे क्या, ऑडिट करके आ जाओ।
कैसे करें, क्या करें, कुछ नहीं पता। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है, मीडियम फर्म्स, लो फर्म्स, इनका ये रियलिटी है, मतलब ऐसा होता है इंडिया में कि दे विल जस्ट सेंड यू कि जाओ तुम ऑडिट करके आ जाओ। तो कैसे करना तुम देख लो, पढ़ते हो ना ऑडिट। बट आइडियली एज पर द स्टैंडर्ड एक अच्छा एंगेजमेंट पार्टनर होगा तो वो तुमको प्रॉपर डायरेक्शन देगा, तुमको हर चीज एक्सप्लेन करके भेजेगा। देन ऑन द फील्ड तुम ऑडिट करने पहुंचोगे, ये तुम्हारी पूरी टीम पहुंचेगी। क्या पहुंचेगी? पूरी टीम पहुंचेगी। तो जो एंगेजमेंट पार्टनर है, ये एंगेजमेंट पार्टनर सेंड करेगा एंगेजमेंट टीम को। किसको भेजेगा? एंगेजमेंट टीम को। तो ये एंगेजमेंट पार्टनर भेजेगा एंगेजमेंट टीम को इन द प्रीमाइसेस ऑफ द क्लाइंट टू डू द फील्ड वर्क। और इस एंगेजमेंट टीम में ये सारे लोग होंगे, डिपेंडिंग ऑन द नीड, डिपेंडिंग ऑन की फर्म कितना बड़ा है, अकॉर्डिंगली वो रिसोर्सेज एलोकेट करेगा, किसमें कौन ऑडिट करने के लिए जाएगा, काम वगैरह डिवाइड करके देगा पूरा। बाद में ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि पता चला एंगेजमेंट टीम पहुंच गई ऑडिट करने के लिए, वहां आपस में वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे का शर्ट पकड़ रहे हैं, कॉलर पकड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दिस वर्क आई विल डू, दिस वर्क यू डू, दिस वर्क आई विल डू, दिस वर्क यू डू। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वो काम वगैरह डिवाइड करके भेजेगा प्रॉपर्ली, ये तुम्हारे एरिया होगा, ये तुम्हारा एरिया होगा, ये तुम्हारा एरिया होगा, एवरीथिंग ही विल डिवाइड एंड सेंड, ही विल गाइड यू कंप्लीटली, ही विल असेस यू कंप्लीटली। अब पार्टिकुलरली एंगेजमेंट टीम जाएगा और एंगेजमेंट टीम जाके क्या करेगा? ऑडिट करना शुरू करेगा। They will start performing their audit procedures. They will start, coordinating with the client. They will ask for the information from the client. अब प्रैक्टिकली ऑडिट में तुमको बताऊं, ऑडिट डिले क्यों होता है? हर ऑडिट डिले क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले जो स्टेप 1 होगा ना, गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट, वो बहुत मेहनत वाला काम है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। क्लाइंट तुमको कभी टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं देगा। क्लाइंट इंफॉर्मेशन देने के लिए तुमको रुला देगा, मतलब लटका देगा इंफॉर्मेशन। ही विल नेवर प्रोवाइड यू टाइमली इंफॉर्मेशन। दैट इज द मोस्ट हेक्टिक वर्क। उसकी वजह से ऑडिट डिले होता रहता है, ऑडिट की टाइमलाइन शिफ्ट होते रहती हैं। 1 महीना सेट किया था, 1 मंथ 20 डेज हो गया, 2 मंथ्स हो गया, 2.5 मंथ्स हो गया, बिकॉज द क्लाइंट इज नॉट गिविंग यू दैट इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन देने में डिले कर रहा है, वो जानबूझ के तुमको डिले इन्फॉर्मेशन करके देता है। उनको पता है कि टाइम इसके पास लिमिटेड है, लेट से इन्फॉर्मेशन देंगे, जल्दी जल्दी ऑडिट करके निकलेगा। ज्यादा जल्दी इन्फॉर्मेशन पकड़ा देंगे तो बाल का खाल निचोड़ लेगा, मतलब ही विल चेक एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद तुमको इंफॉर्मेशन मिला, तुमने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना स्टार्ट किया, तुमने फील्ड वर्क स्टार्ट किया। अब ऐसे 230 याद करो, व्हाटएवर वर्क यू डू डॉक्यूमेंट। तुम उसके वर्किंग पेपर्स मेंटेन करोगे, प्रॉपर अपना ऑडिट फाइल मेंटेन करोगे, है कि नहीं? अब ये जो एंगेजमेंट टीम है, अब एंगेजमेंट टीम में मान लो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मेंबर्स हैं। अप्पू है, पप्पू है, गप्पू है, टप्पू है, तो डिफरेंट टीम मेंबर्स, ये अपना अलग अलग एरियाज इनको असाइन कर दिया गया है, ये अलग अलग अपना एरियाज क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हर कोई क्या कर रहा है पता है? अपने अपने वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर कर रहा है। हर कोई क्या कर रहा है? अपने अपने वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर कर रहा है। जो जो काम इनको एलोकेट किया गया है, अपने अपने वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर कर रहा है, अपना अपना काम कर रहा है। अब प्रैक्टिकली क्या होगा? मान लो 2 महीने का ऑडिट है, अब एंगेजमेंट पार्टनर आएगा 15 दिन में एक बार। 15 दिन तुम लोग ऑडिट हो गया, अब 15 डेज के बाद एंगेजमेंट पार्टनर आएगा और एंगेजमेंट पार्टनर आकर बुलाएगा सबको, और अप्पू बताओ कितना काम किया, और पप्पू बताओ कितना काम किया, और गप्पू बताओ कितना काम किया, और टप्पू बताओ कितना काम किया, और टीना बताओ कितना काम किया, और मीना बताओ कितना काम किया। नाउ ही इज गोइंग टू कॉल एवरीवन, और वो क्या चेक करेगा? सबके वर्किंग पेपर्स। वो क्या चेक करेगा? सबका ऑडिट फाइल। ठीक है, अब वो सब सारा कुछ चेक करेगा। और प्रैक्टिकली तुमको पता है मजे का बात क्या होता है? तुम इतना दिन से ऑडिट कर रहे हो, मे बी तुम 1 महीने से ऑडिट कर रहे हो, तुम बोलोगे सर ज्यादा कुछ मिस स्टेटमेंट मिला नहीं। देखो हमने ये सारा वाउचर्स चेक करा, हमने ये सारा एग्जामिन करा, दिस वी हैव डन, दिस वी हैव डन, इतने सारे वाउचर्स एग्जामिन करे, सेल्स में इतना वाउचर्स एग्जामिन करा, ये एग्जामिन करा, सर कुछ मिला नहीं। अब वो तुमको बताएगा, एक काम करो तो ये पार्टिकुलर कुछ वाउचर्स जो बीच के हैं ना, जो तुमने एग्जामिन नहीं करे हैं, आस्क दिस वाउचर्स एग्जामिन देम, एग्जामिन दिस एरियाज।
और तुम देखो कि जिस एरिया में उसने हाथ लगा दिया ना, जो तुमको बोल दिया ना चेक कर लो, तुम उस एरिया को चेक करोगे, तुमको दिखेगा वहां मिस स्टेटमेंट मिल गया। मतलब इतना एक्सपीरियंस होता है उनके पास, ऑल दोज एक्सपीरियंस दे हैव, कि तुम देखोगे यार मतलब मैं इतना टाइम से ऐसे ही कर रहा था, सर को पता ही था यही मिलने वाला, तो इतना टाइम से लगाया क्यों है मेरा। सीधा बोल देते हैं कि गो एंड चेक आउट दिस। इतने टाइम से बोल रहे हैं अपने हिसाब से करो, अपने हिसाब से करो, अब बोलते हैं तुमको कुछ नहीं आता, ये चेक करो, वो चेक करो कि मिल जाएगा। और वो चेक किया, सचमुच मिल गया मिस स्टेटमेंट। तो प्रैक्टिकली अब तुमको क्या मिल रहा है, मिस स्टेटमेंट मिल रहा है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, अब आके तुम्हारे काम को सुपरवाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। तो जब सेंड किया था ना एंगेजमेंट टीम, तो डायरेक्शन दिया था। क्या दिया था, डायरेक्शन दिया था एंगेजमेंट पार्टनर ने। उसके बाद काम को क्या करेगा, सुपरवाइज, सुपरविजन। और काम को क्या करेगा, रिव्यू। तुम्हारे काम को सुपरवाइज करेगा और काम को क्या करेगा, रिव्यू, कि भाई तुम क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे, प्रॉपर फाइल मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे, मैटरनिटी अच्छे से एसेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो वो क्या करने वाला है, सुपरविजन करने वाला है। वो क्या करने वाला है, रिव्यू करने वाला है। क्लियर है। इनफैक्ट बड़े फर्म्स में ना, मैं तुमको बता रहा हूं, बड़े फर्म्स में, इन द लिस्टेड कंपनीज वगैरह जब ऑडिट होता है, तो रिव्यू करने के लिए भी ना एक अलग सा मैकेनिज्म होता है। रिव्यू करने के लिए भी एक अलग से मैकेनिज्म होता है। क्या मैकेनिज्म होता है, दैट अब सोचो एंगेजमेंट पार्टनर ही अगर रिव्यू कर रहे तो वो बेटर है, या सपोज हमारा कोई दूसरा पार्टनर जो एंगेजमेंट पार्टनर नहीं है वो आकर हमारे काम को रिव्यू कर रहा है, वो बेटर है। दूसरा पार्टनर जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर नहीं है, वो अगर आके हमारे काम को रिव्यू कर रहा है, दैट इज इवन बेटर। तो इन बिग फर्म्स वी आल्सो हैव अ मैकेनिज्म नोन एज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। क्या मैकेनिज्म है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो उस मैकेनिज्म में क्या होता है कि एक दूसरा पार्टनर आके तुम्हारे काम को रिव्यू करता है। जैसे बिग फोर्स वगैरह में तो क्या होता है, मल्टीपल ब्रांचेस हैं, पीडब्ल्यूसी है, डेलॉयट है, एक ब्रांच मुंबई में है, राइट, मुंबई में बीकेसी में है, another branch they have in Delhi Gurgaon, another branch they have in कोलकाता राजरहाट, अलग अलग एरियाज में ब्रांचेस हैं। तो पता चला कोलकाता में जो पीडब्ल्यूसी का फर्म है या कोलकाता में जो E&Y का फर्म है, दे हैव परफॉर्म द ऑडिट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लाइंट। वहां रिव्यू करने के लिए बॉम्बे से एक पार्टनर आ रहा है एक दिन के लिए, वो एक दिन के लिए आ रहा है खाली। बॉम्बे से एक पार्टनर फ्लाइट पकड़ के आ रहा है, वो आ रहा है, वो एंगेजमेंट पार्टनर के साथ डिस्कशन करेगा, मेनली बाकी लोगों के साथ करेगा भी नहीं। वो एंगेजमेंट पार्टनर के साथ डिस्कशन वगैरह कर रहा है और डिस्कशन वगैरह करके जा रहा है, और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट रिलीज होता है टू एनहांस द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या चलता है, जो परफेक्ट सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है, कि फर्स्ट दैट एंगेजमेंट पार्टनर ही सेंड्स द टीम, he gives them a proper direction, thereafter he will supervise the work on a regular basis, he will review the work on a proper basis, and thereafter for listed companies and all, another engagement partner known as engagement quality control reviewer, he will also visit the client premises, he will also talk with the engagement partner will also have some discussions with him, जो भी मेजर इश्यूज वगैरह होंगे, कॉम्प्लिकेटेड एरियाज वगैरह होंगे, वो आपस में डिस्कशन करेंगे। Now just imagine two senior partners talking and discussing all the complicated issues, sorting out all the complicated issues, वो सारा कुछ होगा। एंड उसके बाद जब वो डिस्कशन भी हो जाएगा ना, उसके बाद क्लाइंट का फाइनल ऑडिट रिपोर्ट रिलीज होगा। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस दैट गोज ऑन इनसाइड। जो आईसीआई कहता है कि आप इंप्लीमेंट करो तो आपका रिपोर्ट एप्रोप्रिएट जाएगा। क्या जाएगा, एप्रोप्रिएट जाएगा। क्लियर है। अगर तुमको ये सारा स्टोरी समझ में आ गया ना, तो तुम समझ लो तुमको पूरा स्टैंडर्ड समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट पूरा स्टैंडर्ड का समझ में आ गया। एंड आईसीआई सेज, एंड व्हाट आई विल एडवाइज इज, देखो तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग्स का बैकअप सबके पास है, इन चीजों को दोबारा सुनना। पता प्रैक्टिकली मैं क्या करता था, प्रैक्टिकली व्हाट आई यूज्ड टू डू। टीचर जनरली काफी चीजों में बोलते हैं ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं सुन लो, मैं बोल रहा हूं सुन लो, लिखने का नीड नहीं है। बट प्रैक्टिकली क्या है पता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, वही चीजें सबसे ज्यादा काम की होती हैं, बट टीचर लिखाता नहीं कभी। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज,
मैं दोबारा से क्लास चलाता था फास्ट फॉरवर्ड मोड में, और एक एक बात जो टीचर बोल रहा है ना उसको हिंदी में लिखते रहता था, एक एक बात मेरा हैबिट था। जैसे मैं तुमको बोल रहा हूं ना, अच्छा एंगेजमेंट पार्टनर ऐसा करेगा ऐसा होगा ऐसा होगा, रिव्यूअर ऐसा करेगा ऐसा होगा ऐसा होगा, फिर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर विल कम, वो ऐसा करेगा ऐसा होगा, एक एक बात आई यूज्ड टू राइट इन माय लैंग्वेज। और जब भी मैं उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करता था ना, तो पहले मैं वो रिटर्न वाला स्टोरी पढ़ लेता था, वो कहानी पढ़ लेता था जो मैंने खुद लिखा है, और उसके बाद मैं देखता था मुझे टॉपिक बहुत इजी लग रहा है। सो दैट इज समथिंग यू कैन डू, ठीक है। तो देखना एलिमेंट्स ऑफ ए क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम 6 एलिमेंट्स था। एक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, तो इसका मतलब ही यही होगा कि भैया देयर शुड बी समवन हु शुड टेक दैट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट पार्टिकुलर ऑडिट, वरना लोग तो झगड़ते झगड़ते मर जाएंगे, एक दूसरे का गर्दन काट देंगे कि कौन रिस्पॉन्सिबल है कौन नहीं। जस्ट इमेजिन ए इंडियन क्रिकेट टीम विदाउट ए लीडर, विदाउट ए कैप्टन, जस्ट इमेजिन ए कंट्री विदाउट ए प्राइम मिनिस्टर, जस्ट इमेजिन ए शिप विदाउट ए पायलट, ए एयरक्राफ्ट विदाउट ए पायलट। तो पॉसिबल नहीं है ना, वो क्वालिटी आ ही नहीं सकता जब तक कोई लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम ना करे। और वो जो बंदा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम कर रहा है वो बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए, वो बहुत कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जिसको हम एंगेजमेंट पार्टनर बुलाएंगे, ठीक है। And whenever we think about the engagement partner, always have this particular word in mind. Whenever we think about the engagement partner, you have always have this particular word in mind, DRS. कि वो डायरेक्ट करने वाला है, रिव्यू करने वाला है, सुपरवाइज करने वाला है वर्क ऑफ द एंगेजमेंट टीम। उसके बाद वी हैव एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईपीसीसी, दैट शुड बी इंप्लीमेंटेड इन द सीए फर्म। ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, सब इंडिपेंडेंस के साथ काम करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट शुड बी फॉलोड, ड्यू केयर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड, ऑल दैट। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे अभी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, कि भाई तुम काम उतना ही लो जितने में तुम क्वालिटी दे पाओ, जितने में तुम जस्टिस दे पाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मेरा साउथ इंडिया में भी बैच चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, ठीक है, साउथ इंडिया में भी चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है। अभी साउथ इंडिया में एक बैच करके आया था, हाफ बैच करके आया था, अभी हाफ के लिए भी जाना है, आई हैव टू विजिट, दिल्ली का नवंबर एंड में जाना है। अब एक और बैच का ऑफर आया था मेरे पास अभी फ्रॉम साउथ इंडिया, वापस से सेकंड बैच का ऑफर आया था, सर प्लीज आके ले लीजिए। तो मैं चाहता तो ले सकता था, आई कुड हैव टेकन कि ठीक है जाके ले लेता हूं 10 दिन, लेकिन वो बैच ले लेता तो क्या होता पता है, कि अभी जो तुमको आराम आराम से पढ़ा पा रहा हूं ना रिलैक्स होके, तो तुमको जल्दी जल्दी पढ़ाता, तुमको जल्दी जल्दी पढ़ा के भागने का रहता कि वहां जाके भी कराना है। तो उतना ही काम लिया है जितना आई फील आई कैन गिव द क्वालिटी, बिकॉज मुझे पता और बहुत सारा काम है। आई नो कि दिल्ली में बैच है, दिल्ली में जाके कराना है। आई नो कि मतलब रिकॉर्डिंग्स चल रही है, रिकॉर्डिंग्स देखना है, राइट। तो यू हैव टू सी द क्वालिटी। तो काम उतना ही लो जितना कर पाओ, एंड अल्टीमेटली तुम काम जो ले रहे हो तुमको तुम्हारा उसमें एक्सपर्टाइज होना चाहिए। कोई मुझको बोल रहा है सर आपने ऑडिट बहुत अच्छा कराया सर मजा आया, लॉ बहुत अच्छा कराया सर मजा आया, टैक्सेशन भी करा दो, तो शुड आई टेक अप दैट असाइनमेंट ऑफ टैक्सेशन आल्सो? नो। इफ आई फील आई एम नॉट एबल टू गिव दैट क्वालिटी देयर, डोंट एक्सेप्ट द ऑडिट। तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। देन ह्यूमन रिसोर्सेज, ये तो अल्टीमेटली देखो वो जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो कितना भी अच्छा हो, वो कितना भी बुद्धिमान हो, वो कितना भी समझदार हो, कितना भी जीनियस हो, अल्टीमेटली ऑडिट तो वो करेगा नहीं। he will only direct, he will only review, he will only supervise, he will send his engagement team, he will send the people। तो भाई वो जो लोग होने चाहिए वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, वो काबिल होने चाहिए। गधे घोड़ों को ले लेंगे सारे तो काम नहीं चलेगा। जस्ट इमेजिन कि एक सीए फर्म ने सारे नॉन सीएस को हायर कर लिया, साइंस बैकग्राउंड के लोगों को हायर कर लिया कॉस्ट बचाने के लिए, नॉन सीएस को हायर कर लिया, अनक्वालिफाइड लोगों को हायर कर लिया, तो क्वालिटी आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज, देन एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, दैट एंगेजमेंट पार्टनर इज गोइंग टू डायरेक्ट द वर्क, रिव्यू द वर्क, सुपरवाइज द वर्क, एंड फाइनली देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग। कितना भी अच्छा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ले आओ, अगर उसको मॉनिटर ना किया जाए तो वो बेकार है। जैसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में भी अपन देखते हैं कि कितना भी अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ले आओ, अगर उसको मॉनिटर ना किया जाए, अगर एक प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ना हो तो वो बेकार है। क्लियर है? सो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म।
तो फर्म को क्या करना है, स्टैब्लिश करना है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइंड टू प्रमोट एन इंटरनल कल्चर, एक इंटरनल कल्चर प्रमोट करना है, एक इंटरनल कल्चर प्रमोट करना है बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग एंगेजमेंट्स, की क्वालिटी एसेंशियल है, क्वालिटी जरूरी है। फर्म्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इफ एप्रोप्रिएट द फर्म्स मैनेजिंग पार्टनर्स, जो भी फर्म के सीनियर लोग हैं वो ही एज्यूम करेंगे अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल। अब बीजेपी के अंदर पॉलिटिक्स बाजी ना हो, बीजेपी के अंदर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस रहे, तो उसकी जिम्मेदारी तो नरेंद्र मोदी जी को लेनी होगी। तो फर्म के अंदर जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, जो भी सीनियर मैनेजिंग पार्टनर्स होंगे, दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। It has been laid down clearly that the business strategy is subject to overriding requirement for the firm to achieve quality in all the engagements, कि भाई क्वालिटी चाहिए ही चाहिए। Essentially, it implies that audit quality is paramount. Underline कर लेना, audit quality is paramount in all engagements. It is non-negotiable. कहानी लिखने में काम आएगा। Audit quality paramount है, non-negotiable है। कुछ चीजें होती है negotiable, ऊपर नीचे का प्लस माइनस कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, फीस है ऊपर नीचे डिस्कस कर लेंगे, कम ज्यादा, बट क्वालिटी इज नॉट नेगोशिएबल। यहां कुछ प्लस माइनस नहीं होगा। दिस इज द स्टैंडर्ड सेट ऑफ द क्वालिटी, यू हैव टू गिव दैट क्वालिटी। इन दिस रिगार्ड इट शुड बी एंश्योर्ड दैट कॉमर्शियल कंसिडरेशन डज नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। पैसा कम मिल रहा है ज्यादा क्वालिटी देंगे, ज्यादा मिल रहा है कम क्वालिटी देंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। Firms policies and procedures addressing performance evaluation, compensation, promotion with regard to personnel are designed to demonstrate the firm's overriding system to quality. अब performance evaluate करने का सिस्टम ऐसा बनाओ, compensation fix करने का सिस्टम ऐसा बनाओ, promotion का सिस्टम ऐसा बनाओ कि फर्म का कल्चर बना लो, भैया काम अच्छे से करोगे, क्वालिटी दोगे तब जाके प्रमोशन मिलेगा, तब जाके अच्छा सैलरी मिलेगा, क्वालिटी नहीं दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। And the firm devotes sufficient resources for the development, documentation and support of quality control policies. तो फर्म को भी जो जो रिसोर्सेज देने हैं, ट्रेनिंग कराना है स्टाफ का, एडिक्वेट ट्रेनिंग करानी है, डेवलपमेंट कराना है, तो वो सारा कुछ कराए। एथिकल रिक्वायरमेंट्स OIPCC, इसमें इंडिपेंडेंस को अलग से एक्सप्लेन किया कि ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज द फाउंडिंग रिक्वायरमेंट। फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस कि हम लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। अब एक चीज बताना, एक चीज होता है इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग फर्म में पॉलिसीज बनाना, एंड अनदर थिंग इज टू कम्युनिकेट द पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंस टू ऑल द पीपल। So will making the policy for independence be sufficient, or we have to communicate the policy of independence to all the people also? क्या करना होगा? We just need to create a policy for independence, or we need to communicate the policy of independence to people also? We need to communicate the policy of independence to people also. And we also need to identify the various threats of independence. याद है ना 5 threats of independence? Self-interest threat, self-interest threat, self-advocacy threat, familiarity threat, intimidation threat, advocacy threats. So we need to identify the threats to independence, and we need to take appropriate actions to reduce those threats or eliminate those threats. तो ये तो ज्ञान का बात है, मतलब nothing new. ये जो नोट में 2 पॉइंट दिया ना, ये इंपॉर्टेंट है। At least annually, the firm should obtain written representation of compliance with independence with its policies and procedures on independence from all personnel required to be independent in terms of requirement of the code. साल में एक बार एक रिप्रेजेंटेशन ले लो सारे स्टाफ से कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। साल में एक बार एक रिप्रेजेंटेशन ले लो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, बोलो राइटिंग में लिख के दो कि हम इंडिपेंडेंस की सारी पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं। एंड SQC1 lays down a special emphasis on familiarity threat. तो फैमिलियरिटी थ्रेट कब होता है? जहां पे एक रिलेशन डेवलप हो जाता है, कोई क्लोज फैमिली मेंबर काम कर रहे हैं, या बहुत लंबे टाइम से वी आर डूइंग द ऑडिट ऑफ ए क्लाइंट, 40-50 साल से काम कर रहे हैं, तो उसी थ्रेट को हटाने के लिए ना देयर इज आल्सो ए कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स दैट वी स्टडी इन कंपनी ऑडिट, कि एक सीए फर्म बहुत लंबे टाइम तक काम कर ही नहीं सकता। बड़ी कंपनीज में मैक्सिमम एक सीए फर्म 10 इयर्स तक काम कर सकता है, उसके बाद सम अदर सीए फर्म शुड कम, देयर शुड बी ए 5 इयर्स गैप। एंगेजमेंट पार्टनर के अंदर भी रोटेशन होता है कि एक फर्म का एंगेजमेंट पार्टनर मैक्सिमम 7 इयर्स तक ही हो सकता है। One particular partner, let us say Mr. Satyajit is appointed as the engagement partner while doing the audit of Reliance. So Mr. Satyajit can be appointed as the engagement partner only for 7 years. After that, there will be a rotation. Some other partner will be appointed as the main engagement partner. वरना क्या होगा, उस एंगेजमेंट पार्टनर का बहुत दोस्ती हो जाएगा क्लाइंट के मैनेजमेंट के साथ,
तो वो दोस्ती उतना गहरा ना हो बोल के एक रोटेशन ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर्स का भी सिस्टम होता है, आप यू नो इन एवरी 7 years। उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। तो यहां देखना, नाम से पता चल रहा है कि जब अपन काम को एक्सेप्ट करेंगे तब अपने कुछ कंसिडरेशंस होंगे, एंड वेदर वी शुड कंटिन्यू द वर्क और नॉट, वहां अपना कुछ असेसमेंट रहेगा। तो जब एक्सेप्टेंस करेंगे ना, क्या देखेंगे? एक तो जैसा अपन ने एग्जांपल दिया था, खुद की नॉलेज देखेंगे। क्या देखेंगे? खुद का नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस देखेंगे, है कि नहीं? खुद का नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस देखेंगे कि वेदर वी हैव द नॉलेज ऑफ द सेम, वेदर वी हैव द कॉम्पिटेंस ऑफ द सेम, शुड वी एक्सेप्ट दैट पार्टिकुलर ऑडिट। उसके अलावा क्या देखेंगे? एथिकल कंसिडरेशंस। क्या देखेंगे? एथिकल कंसिडरेशंस। डू वी फील वी कैन वर्क एथिकली, डू विल फील वी कैन वर्क विथ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब एक चीज बताओ, एथिकल कंसिडरेशन खाली खुद का नहीं देखेंगे, काम एक्सेप्ट करने से पहले जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट का भी बैकग्राउंड स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? क्लाइंट का भी बैकग्राउंड स्टडी करेंगे। विल ऑल्सो असेस द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, विल ऑल्सो असेस द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट ईमानदार है कि नहीं। ठीक है, विल ऑल्सो असेस द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, कि क्लाइंट ईमानदार है कि नहीं, क्लाइंट अच्छा है कि नहीं, क्लाइंट श्योर है। क्लाइंट नॉर्मली फ्रॉड वगैरह करते रहता है, पास्ट में बहुत केसेस निकल के आए हैं कि फाइनेंशियल जो क्लाइंट है उसने मेजर फ्रॉड्स वगैरह किए। तो दैट शुड बी मेजर कंसिडरेशन कि क्लाइंट हमारा इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहा है कि नहीं, क्लाइंट हमारा ईमानदार है कि नहीं। तो खुद के अंदर झांको, क्लाइंट को भी देखो, खुद के अंदर झांको, क्लाइंट को भी देखो, खुद की कॉम्पिटेंस देखो, देखो वी कैन वर्क एथिकली और नॉट, ऑल्सो से द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। एंड while assessing the continuance, while assessing the continuance कि we should continue the audit of the client or not, we should also see any significant matters that has arisen during the audit, any significant matters that has arisen during the audit that is making it difficult for us to continue। कुछ सिग्निफिकेंट बातें हो सकती हैं ऑडिट के वक्त जो अपने लिए बहुत डिफिकल्ट बना रहा है ऑडिट कंटिन्यू करने के लिए। तो अपने को अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को ऑडिट कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे ऑडिट करते वक्त मुझे पता चल रहा है कि क्लाइंट ने मुझसे बहुत सारी चीजें छुपा रखी हैं, क्लाइंट ने मुझे बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करी हैं, तो इन दैट सिचुएशन देयर माइट बी सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। ऐसे 220 करते वक्त इसका एक्सप्लेनेशन रीड करेंगे, अभी नहीं कर रहे, ऐसे 220 करते वक्त इस पार्टिकुलर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन रीड करेंगे। नाउ हाउ टू असेस द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, हाउ टू असेस द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। हमने बोला क्लाइंट की इंटीग्रिटी को देखो, क्लाइंट की इंटीग्रिटी को कैसे देखें, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? मार्केट में रेपुटेशन कैसा है क्लाइंट का, व्हाट इज द बिजनेस रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, कहीं क्लाइंट हमारे स्कोप में लिमिटेशन तो नहीं लगा रहा, कहीं क्लाइंट हमें डॉक्यूमेंट देने के लिए मना तो नहीं कर रहा। अगर क्लाइंट तुमको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्लाइंट इज इंपोजिंग लिमिटेशन ऑन योर वर्क, क्लाइंट इज नॉट प्रोवाइडिंग यू द इंफॉर्मेशन, तो व्हाट्स द फर्स्ट थॉट दैट इज गोइंग टू कम इन योर माइंड? पक्का नियत में कुछ खराबी है, राइट? दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है। Then whether the client is involved in some kind of money laundering activities, तुम्हारे क्लाइंट के अगेंस्ट ना एक्साइज डिपार्टमेंट का नोटिस आया हुआ है, केस वगैरह चल रहा है, तुम्हारे क्लाइंट के अगेंस्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का नोटिस आया हुआ है, फेमा का कॉन्ट्रावेंशन वगैरह चल रहा है, सब मनी लॉन्ड्रिंग केस इज गोइंग ऑन। तो इन दैट केस यू कैन सी दैट ओके, जो क्लाइंट है पार्टिकुलरली उसकी इंटीग्रिटी में डाउट है। तुमको जिस फर्म से ऑडिट का ऑफर आया है तो उस फर्म के जो मेन डायरेक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, तो वहां से यू गेट अ वेरी क्लियर पिक्चर कि भैया क्लाइंट इंटीग्रिटी के साथ काम नहीं करने वाला, या क्लाइंट ने ना पुराने ऑडिटर को अभी निकाला है, उसे रीअपॉइंट नहीं किया। क्लाइंट हैज जस्ट रिमूव द रिसेंट ऑडिटर्स एंड दे हैव नॉट रीअपॉइंटेड द ओल्ड ऑडिटर्स, तो दैट इज अगेन समथिंग दैट कॉजेज अ डाउट कि क्यों निकाला, पक्का फ्रॉड वगैरह फाइंड आउट किया होगा इसलिए निकाल दिया,
इसलिए रीअपॉइंट कर दिया, नहीं किया। तो इंटीग्रिटी कैसे असेस करना है? बिजनेस रेपुटेशन देख लो, क्लाइंट का धंधा देख लो, क्लाइंट का एटीट्यूड देख लो। क्लाइंट ज्यादा फीस कम करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, क्लाइंट इज एग्रेसिवली, मतलब उसको क्वालिटी से पता ही नहीं है, वो खाली बोलता फीस कम दे दो। तुम बोलते हो सर इतना कम फीस में काम नहीं चलेगा, वी ऑल्सो हैव टू सेंड आवर बेस्ट पीपल, वी ऑल्सो हैव टू सेंड आवर बेस्ट टीम, वी हैव टू पे देम सैलरीज, वी हैव टू पे देम रेम्यूनरेशन, वी हैव आवर ओन एक्सपेंसेस। बट क्लाइंट इज जस्ट लाइक देख लो यार, कम करवा दो, ऑडिट कम दिन में करवा दो, लो सैलरी स्टाफ भेज दो, फीस कम ले लो। क्लाइंट्स ओनली कंसिडरेशन इज टू पे यू लेस फीस। तो वहां भी क्लाइंट के इंटीग्रिटी में डाउट हो रहा है। क्लाइंट इज इंपोजिंग ए लिमिटेशन ऑन आवर वर्क, तो वहां भी अपने को इंटीग्रिटी में डाउट हो रहा है। क्लाइंट इज इन्वॉल्वड इन सम काइंड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और अदर एक्टिविटीज, वहां भी इंटीग्रिटी में डाउट हो रहा है। क्लाइंट हैज नॉट रीअपॉइंटेड द अदर ऑडिटर्स, तो वहां भी अपने को इंटीग्रिटी में डाउट हो रहा है। और दूसरी चीज अपने को क्या देखनी थी? वेदर वी हैव द कॉम्पिटेंस, वेदर वी हैव द कैपेबिलिटी टू अंडरटेक दैट एंगेजमेंट। तो वो चीज कैसे देखेंगे कि जो हमारे लोग काम कर रहे हैं ना, उनको इस इंडस्ट्री का नॉलेज है क्या? ऑफर आ गया इन्फोसिस से, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वी हैव गॉट ऑडिट ऑफर फ्रॉम इन्फोसिस, या लेट अस से you have got audit information from Bharat Petroleum, but none of your staff member, none of your personnel have any knowledge about that industry. So in that particular scenario तुम competent नहीं हो। तो तुम्हारे लोगों को इंडस्ट्री का नॉलेज है क्या? तुम्हारे लोगों को एक्सपीरियंस है क्या उस चीज में काम करने का? वेदर यू हैव सफिशिएंट पीपल। तुम अभी सीए बने, सीए बनते ही यू आर गेटिंग एन ऑफर फ्रॉम रिलायंस, हमारा ऑडिट करोगे क्या? यू आर वेरी हैप्पी, सपने देख रहे हो, जिंदगी बन गई मेरी, तो रिलायंस का ऑडिट आ गया। भैया रिलायंस का ऑडिट तो आ गया, लेकिन ये भी तो देख लो रिलायंस का ऑडिट करने का औकात है क्या? अभी कितना बड़ा टीम चाहिएगा टू डू दैट ऑडिट? कितने सारे रिसोर्सेस चाहिएंगे? so many staff, so many partners, so many computer systems, so many knowledgeable people. Do you have those resources? तो वो भी तो देख लो, right? That also we have to see. Experts हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं? कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हो जाए, अपने को एक्सपर्ट्स कंसल्टेंसी की जरूरत है। फ्रॉम टाइम टू टाइम वी नीड टू कंसल्ट विद एक्सपर्ट्स, फ्रॉम टाइम टू टाइम वी नीड टू टॉक टू एक्सपर्ट्स। तो अगर वो कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हो रहा है तो क्या हमारे पास एक्सपर्ट्स अवेलेबल है क्या? हमारे पास टाइम अवेलेबल है क्या? टाइम भी तो देखना है। अभी मैंने वो साउथ का असाइनमेंट मना क्यों किया? क्योंकि मुझे लगा मेरे पास टाइम नहीं है। कॉम्पिटेंस तो था, जाकर तो ऑडिट ही भराना था, बट मेरे पास टाइम नहीं था। तो टाइम नहीं था तो मना कर दिया, राइट? So these are the various things we have to see while assessing whether we have those capabilities, we have those time, we have those resources, कि हमारे लोगों को इंडस्ट्री का नॉलेज है क्या? Whether they have the required experience, whether our firm has the required personnel, whether we have experts on our radar जिनसे अपन कंसल्टेंसी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ लिटिगेशन वगैरह मिला तो लॉयर से बात कर सकते हैं, लॉयर से डिस्कशन कर सकते हैं, right? We have those individuals who are ready to perform engagement quality control review if applicable, and whether we will be able to complete the engagement within the reporting deadline, ये भी बहुत जरूरी है। अभी जैसे मेजॉरिटी, अब मोस्टली क्या होता है कि अब जैसे क्लासेस का वो आता है तो हर किसी के डेडलाइन होता है कि सर ये डेडलाइन दिया हुआ है बच्चों को, इस डेडलाइन में सिलेबस खत्म कराना है। सो आई विल ऑल्सो हैव टू सी कि उस डेडलाइन में खत्म करा पाऊंगा कि नहीं। सिर्फ ले लिया कराने को रेम्यूनरेशन के लिए और बाद में उस डेडलाइन में खत्म नहीं कराया या बाद में एक्सटेंड किया, तो इन दैट केस क्या होगा? नाम खराब होगा, मार्केट में नाम खराब होगा। एग्जाम आ गया, सर ने बैच कंप्लीट नहीं कराया। तो वी हैव टू सी द डेडलाइन। उसके बाद क्या आता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। तो वी शुड हैव द प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज, कि हमारे पास सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज हैं क्या? दैट वी हैव दैट वी कैन प्रोवाइड दैट रीजनेबल एश्योरेंस कि यस हम लोग एथिकली काम कर पाएंगे, हम लोग एथिकली काम कर पाएंगे। जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो कैपेबल है क्या? एंगेजमेंट पार्टनर कॉम्पिटेंट है क्या? राइट? whether the engagement partner is clearly supervising the work, whether the engagement partner is hiring good personnel, तो वो सारा कुछ आ जाएगा। Then we have engagement performance, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आता है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस।
वी हैव एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। अभी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस देखेंगे पार्टिकुलरली अपन, एक 5-10 मिनट का ब्रेक लेके देखेंगे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का पार्ट। अभी दूसरा देख लेते हैं। वी हैव मॉनिटरिंग, तो अब फर्म को क्या करना है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना है डिजाइन टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस कि अपना मॉनिटरिंग सिस्टम इन प्लेस हो। एक पीरियोडिक इंस्पेक्शन हो रहा है कि नहीं कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स का, ऐसा नहीं है कि ऑडिट कर करके छोड़ दिया, वेदर पीरियोडिक इंस्पेक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। अब क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट्स हैज टू बी मॉनिटर्ड टेकिंग इनटू कंट्रोल द फॉलोइंग फैक्टर्स। मॉनिटर कैसे करना है कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रहा है क्या, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रहा है क्या। एक चीज बताना, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम रिजिड होता है या फ्रॉम टाइम टू टाइम इट हैज टू बी अपडेटेड आल्सो, इट हैज टू बी डेवलप्ड आल्सो। तो जब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में चेंजेस आएगा, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में चेंजेस आएगा, तो वी हैव टू डेवलप द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, डेवलप द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम आल्सो। तो वी हैव टू एग्जामिन कि जो भी न्यू डेवलपमेंट्स हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में, वेदर दोज आर रिफ्लेक्टेड इन द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। We have to conduct monitoring by interesting responsible people of monitoring process to a partner or other person। सब जो मॉनिटर करेगा वो भी तो क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जो मॉनिटर करेगा वो भी काबिल होना चाहिए, उसके पास भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी होना चाहिए। तुम मॉनिटर करने का काम एक सीनियर मैनेजर को दे दोगे, एक सीनियर असिस्टेंट, सीनियर जूनियर आर्टिकल को दे दोगे, तो जस्ट इमेजिन कोई इसकी बात सुनेगा क्या, नहीं, ऑथोरिटी भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। बट मॉनिटर करने का काम भी एक सीनियर पार्टनर को दोगे तो लोग उसकी बात भी सुनेंगे, कंसिडर भी करेंगे, एंड ही विल हैव दैट नॉलेज आल्सो, ही विल हैव दैट ऑथोरिटी आल्सो। फिर मॉनिटरिंग में क्या देखना है पता है, मॉनिटरिंग में यह देखना है डीलिंग विद कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस अगेंस्ट द फर्म और एनी एम्प्लॉइज। पता है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या होता है कि तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी एलिगेशन आ रहा है ना, तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन आ रहा है ना, तुम उसको बहुत सीरियसली देखो। काफी लोग क्या करते हैं पता है, कंप्लेन आया, एलिगेशन आया, बकवास है, हमारे अगेंस्ट कंप्लेन कैसे आ सकते हैं, हमारे सिस्टम में कमी हो कैसे सकती है, वी डोंट एक्सेप्ट, वी रिजेक्ट इट। तो वहां क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इज नेवर गोइंग टू बी इन प्लेस। वी हैव टू डील विद कंप्लेंट्स, we have to deal with allegations against the firms, against the employees। अगर हमारे फर्म के अगेंस्ट कोई एक्शन आया है कि आपने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया, आपके फलाने एम्प्लॉय ने क्लाइंट से ब्राइब लिया, कुछ लिया, तो वी कैन नॉट जस्ट इग्नोर, वी हैव टू डील विद दोस कंप्लेंट्स। अपने को उसको डील करना चाहिए। तो मॉनिटर करते वक्त क्या देखा जाएगा कि whether the complaints and allegations against the firms or the employees of the firms, whether they have been dealt with by a proper person within or outside the firm or not, कि जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी एलिगेशंस हैं, उसका ध्यान दिया कि नहीं दिया। क्योंकि अगर कोई कंप्लेंट्स को इग्नोर कर रहा है ना, कोई एलिगेशंस को इग्नोर कर रहा है ना, तो मतलब वहां क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इन जियोपार्डी है, खतरे में है। यू कैन नॉट इग्नोर द कंप्लेंट्स, यू कैन नॉट इग्नोर द एलिगेशंस, अपने को उसको कंसिडर करना चाहिए। Take appropriate action against the personnel who do not conform to quality control। सिर्फ समझाते जाएंगे क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करना है, करना है, करना है, करना है, बट कोई नहीं करता तो कोई बात नहीं, फिर समझा देंगे, फिर समझाएंगे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फॉलो करना है, करना है, करना है, करना है, फिर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फॉलो नहीं किया तो कोई बात नहीं, फिर समझा देंगे। जस्ट इमेजिन कि ये चीज करते जाएंगे तो कुछ होने वाला है क्या, नहीं। एक्शन तो लेना पड़ेगा, है ना, एक्शन तो लेना पड़ेगा, सिर्फ समझाने से कुछ नहीं होगा। कोई क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज फॉलो नहीं कर रहा तो यू हैव टू टेक द एक्शन कि भाई तुम क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हम फर्म से निकाल रहे हैं, हम सस्पेंड कर रहे हैं टेम्परेरी ग्राउंड्स में, हम परमानेंटली जॉब से निकाल रहे हैं। तो कुछ लोगों को सस्पेंड करोगे, कुछ लोगों को निकालोगे, तब तो एक फर्म के अंदर एक एनवायरनमेंट होगा कि यस दे आर वेरी सीरियस विद द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, एंड इफ वी डोंट अबाइड बाय द क्वालिटी कंट्रोल थिंग, द फर्म कैन रिमूव अस फ्रॉम आवर जॉब, the firm can suspend us। So taking remedial actions against the person who did not conform to the quality control, and taking action when deficiency in the design or operation of internal control system are identified। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसी मिला, बट वही ना, कभी कभी क्या होता है पता है, हम अपनी कमियों को इग्नोर कर देते हैं। कोई आके बोल रहा है सर आपका कैमरा तो काम नहीं करता, क्या कैमरा लगा के बैठे हो, नहीं मेरा कैमरा है, परफेक्ट है। So if someone is pointing out any deficiency in the quality control system,
इफ समवन इज पॉइंटिंग आउट कि आपका स्टाफ डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहा है, फाइलें अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहा है, द सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग फाइल्स आर नॉट प्रॉपर एंड वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्शंस, इट मींस कि भैया वो भी एक दिक्कत वाली बात है। तो अगर हमारे डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स में कोई डेफिशिएंसी आ रहा है, वी हैव टू टेक एक्शन। अगर कोई कंप्लेन आ रहा है, अगर कोई एलिगेशन आ रहा है अगेंस्ट द फर्म, अगेंस्ट द एम्प्लॉइज, वी हैव टू टेक द एक्शन। और मॉनिटरिंग स्टेज में ये सारी चीजें आनी चाहिए कि whether the firm is taking any action against the complaints, against the allegations received against the firm, against the employees, whether they are taking any action when deficiencies in the design or operations of firm's quality controls are there। अगर एक्शन ही नहीं ले रहा फर्म तो हम कैसे विश्वास करें उसके क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में? डेफिशिएंसी इन डिजाइन मिलता है तो मिलने दो, कंप्लेंट एलिगेशन आ रहा है तो आने दो। अगर ऐसे एटीट्यूड के साथ फर्म काम करेगा, इफ द फर्म इज वर्किंग विद सच एटीट्यूड, देन कैन वी रिलाई ऑन द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द फर्म? नो, यू हैव टू टेक एक्शन। तो मॉनिटरिंग में ये सारा चीज आ जाएगा, ठीक है, मॉनिटरिंग में ये सारा चीज आ जाएगा। यू कैन रिमेंबर एनी 4 to 5 पॉइंट्स कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जा रहा है क्या, न्यू डेवलपमेंट्स को कंसिडर किया जा रहा है क्या, whether you have given the monitoring responsibility to a senior personnel, whether complaints are properly dealt with, whether actions are properly taken against the personnel जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज फॉलो नहीं करते क्योंकि लातों की भूत बातों से नहीं मानते, and whether proper actions are taken when deficiencies in the design or operations of control policies are identified या non complied। ठीक है, तो ठीक है, एक छोटा सा अपन ना ब्रेक ले रहे हैं 10 मिनट का, तो एंड रिमेनिंग टॉपिक रिमेनिंग विल कंप्लीट आफ्टर द ब्रेक। तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट था। एंड इफ वी टॉक अबाउट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का देखना टोटली ना 5 एस्पेक्ट्स है। वन वी हैव इज द सुपरविजन, another we have is the review, another we have is the consultation, another we have is differences of opinion, fifth we have is engagement quality control review, sixth we have is the engagement documentation। ठीक है, तो अल्टीमेटली ना जो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस होता है वो किसकी जिम्मेदारी होती है? एंगेजमेंट क्वालिटी, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी होती है। अब एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना होता है? DRS करना होता है। क्या करना होता है? DRS करना होता है। He is responsible for DRS, डायरेक्शन, रिव्यू, सुपरविजन। ठीक है, डायरेक्शन, रिव्यू, सुपरविजन। तो डायरेक्शन तो एक तरीके से जब अपन ऑडिट के लिए भेजेंगे उससे पहले ही दे दिया जाएगा। तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर क्या आएगा? रिव्यू आएगा, सुपरविजन आएगा, रिव्यू आएगा, सुपरविजन आएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस किस चीज, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के वक्त एंगेजमेंट पार्टनर किन किन चीजों की जिम्मेदारी लेगा? एक जिम्मेदारी लेगा कंसल्टेशंस की, कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट मैटर्स, कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट मैटर्स। ये बहुत जरूरी है कि जो भी डिफिकल्ट मैटर्स हैं, जो भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं, वहां एक एक्टिव कंसल्टेशन हो टीम मेंबर्स के बीच, वहां एक इफेक्टिव बातचीत हो, एक इफेक्टिव कंसल्टेशन हो। अगर कोई भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है तो वो रिजॉल्व हो। जितना ज्यादा बात होगा, जितना ज्यादा डिस्कशन होगा, उतना ज्यादा अच्छा क्वालिटी निकल के आएगा, उतना अच्छा क्वालिटी निकल के आने वाला है। कोई भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो तो वो रिजॉल्व हो। उसके बाद एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर क्या होगा? एंगेजमेंट पार्टनर इज गोइंग टू इंश्योर कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है, एंड ही इज ऑल्सो गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉपर एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, कंपाइलेशन ऑफ ऑडिट फाइल्स। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं? सबसे पहले एलिमेंट आ रहा है सुपरविजन। अब सुपरविजन मतलब लॉजिकल सी चीज है। सुपरविजन में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ द एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना काम किया, कितना नहीं किया, वो रेगुलरली सुपरवाइज करेगा, पूछेगा अप्पू कितना काम हुआ, पप्पू कितना हुआ, ही विल आस्क। देन he will consider capabilities of individual members, whether they have sufficient team to carry out their work and whether they understand their instructions। अब जिन लोगों को एंगेजमेंट टीम में ऑडिट करने के लिए भेजा है, क्या उनके पास नॉलेज है, क्या उनके पास टाइम है? whether they have knowledge and whether they have time।
अब मान लो मैंने सपोज मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं एंड मैंने सत्यजीत को भेजा एज द सीनियर मैनेजर दैट यू गो एंड यू हैंडल द ऑडिट ऑफ दैट पार्टिकुलर क्लाइंट। तो एक तो मैं ये देखूंगा सत्यजीत के पास टाइम है कि नहीं है, सत्यजीत कहीं ऑलरेडी बहुत ऑक्युपाइड तो नहीं है अलग अलग असाइनमेंट में, वो उस क्लाइंट के वहां जस्टिस दे पाएगा कि नहीं। सेकेंडली मैं ये देखूंगा कि जो उसको टीम दिया जा रहा है वो अच्छा टीम दिया जा रहा है, वेदर ही इज गेटिंग ए गुड टीम, वेदर ही इज गेटिंग ए कॉम्पिटेंट टीम, बिकॉज वो अपने टीम के बिना बेकार है, अल्टीमेटली उसका टीम उसको साथ में चाहिए। एंड तीसरी चीज एक और देखूंगा कि उसका टीम उसका बात सुनता भी है कि नहीं, उसका टीम उसके इंस्ट्रक्शन को समझता भी है कि नहीं, उसका टीम उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करता है कि नहीं करता। दैट इज ऑल्सो वी हैव टू सी। अगर उसके टीम मेंबर्स उसके इंस्ट्रक्शन से नहीं समझेंगे, उसका इंस्ट्रक्शन ही नहीं सुनेंगे, तो बताओ कोई फायदा है क्या? नहीं। तो ये सारा कुछ कौन देखने वाला है? एंगेजमेंट पार्टनर देखने वाला है। उसके बाद सुपरविजन में क्या होगा? उनके सिग्निफिकेंट इश्यूज को एड्रेस करना। तो मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं, मैं ऑडिट में जाऊंगा, मैं जाके पूछूंगा बेटा सिग्निफिकेंट इशू कौन सा है, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, कहां कहां प्रॉब्लम फेस किया, मैं उनको एड्रेस करूंगा। कहीं प्लानिंग में गलत है, some wrong planning is done, so I will get the planning modified, modify this planning, ठीक है। There will be some matters जहां पे I feel that we need to consult with more experienced team members, we feel that we need to consult with experts, so I will also identify those matters कि see this matters I'm resolving now itself and for this particular matter let us consult with some other matter। For example taxation का issue है तो हमारे एक और सीनियर पार्टनर है जो टैक्सेशन में एक्सपर्टाइज रखते हैं, तो let us talk with that particular partner who has the expertise in taxation। कोई वैल्यूएशन का इशू है, we feel that there is a need to talk with expert here, तो let us identify this issue, let us talk with the expert for this। Then review। अब यहां पे पार्टिकुलरली क्या रिव्यू किया जाएगा कि जो एंगेजमेंट टीम काम कर रही है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर रही है कि नहीं, लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रही है कि नहीं। हर जगह यही दो वर्ड अपने को देखने को मिलता है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मतलब जो आईसीआई बोल रहा है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स मींस वी आर वेदर वी आर फॉलोइंग व्हाट द लॉ सेज, ठीक है। Then he is going to see that then he is going to review। देखो सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाई तो कर लिया था, जब एंगेजमेंट टीम ने हमें सिग्निफिकेंट इश्यूज दिखाया था तो वी हैव आइडेंटिफाइड दोस मैटर्स, बट आइडेंटिफाई करने से कुछ नहीं होगा ना, मतलब सिग्निफिकेंट मैटर्स को रेज भी किया जा रहा है कि नहीं। ही विल रिव्यू कि बेटा बिना डरे सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स को रेज कर रहे हो कि नहीं, सिग्निफिकेंट मैटर्स उठा रहे हो कि नहीं, तो वो चीज को रिव्यू करेगा। देन एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हो रहा है कि नहीं, ही विल रिव्यू कंसल्टेशन हो रहा है कि नहीं, आपस में बातचीत कर रहे हो कि नहीं, आपस में एक्टिव डिस्कशन कर रहे हो कि नहीं, कंसल्टेशंस के रिजल्ट को डॉक्यूमेंट कर रहे हो कि नहीं। He will review जो ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं, कम तो करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तो करने की जरूरत नहीं है, मॉडिफाई तो करने की जरूरत नहीं है, whether there is a need to perform more substantive procedures, whether there is a need to perform less substantive procedures, whether you need to modify substantive procedure, accordingly he will review whether there is a need to revise NTE, whether there is a need to revise nature time extent। He will review कि जो वर्क है वो कंक्लूजन को सपोर्ट भी करता है कि नहीं, जो वर्क है वो कंक्लूजन को सपोर्ट भी करता है कि नहीं। कंक्लूजन दिया अनमॉडिफाइड ओपिनियन का, लेकिन जो वर्क परफॉर्म करा है उसमें बहुत सारे मिस स्टेटमेंट मिले हैं, तो ही विल रिव्यू कि जो वर्क परफॉर्म करा है वो कंक्लूजन को मैच कर रहा है कि नहीं। ही विल रिव्यू एविडेंसेस लिया कि नहीं, तो मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो भैया हैव यू ऑब्टेन्ड ऑल द एविडेंसेस, विदाउट ऑब्टेनिंग द एविडेंसेस तो मॉडिफाइड ओपिनियन इश्यू कर दोगे तो क्लाइंट जान ले लेगा मेरी। He will review whether the objective of engagement procedures are performed, कि ultimately the objective of engagement procedures, are we able to achieve that? So he is going to review all these matters. So whether the work is performed in accordance with professional standards, ethical standards, whether the appropriate consultations have taken place, whether NTE of audit work में revision का जरूरत है क्या, whether work is supporting the conclusion, whether we are able to obtain SAA, whether ultimately the audit engagement objective is met। उसके बाद एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर आता है कंसल्टेशन। तो यू सी फॉर डिफिकल्ट मैटर्स ना जरूरी है कि कंसल्टेशन हो। फॉर एग्जांपल लेट अस से सम मैटर्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट, सम मैटर्स रिलेटेड टू इन्वेंटरी वैल्यूएशन। नाउ दिस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स, दिस आर वेरी डिफिकल्ट मैटर्स व्हिच मे रिक्वायर एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन। तो फर्म के अंदर पॉलिसीज होनी चाहिए कि जो भी डिफिकल्ट मैटर्स हैं आप उनमें आपस में कंसल्टेशंस करो, बातचीत करो, जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट एडवाइस लो। अब एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए या कंसल्टेशन करने के लिए ऑल्सो वी नीड सफिशिएंट रिसोर्सेज, उसके लिए भी रिसोर्सेज चाहिए, फीस वगैरह भी देना पड़ेगा। तो वेदर वी हैव रिसोर्सेज फॉर द सेम,
अब कंसल्टेशन कर लिया, एक्सपर्ट से बात कर ली, मिस्टर एक्सपर्ट आई नीडेड अ कंसल्टेशन ऑन वैल्यूएशन, एक्सपर्ट से बातचीत कर ली, तो वी हैव टू डॉक्यूमेंट दोस कंसल्टेशंस एज वेल, डॉक्यूमेंट द रिजल्ट्स ऑफ दोस कंसल्टेशंस एज वेल। अब एक्सपर्ट ने जो ज्ञान दिया है, एक्सपर्ट से जो कंसल्टेशन हुआ है, वी हैव टू इंप्लीमेंट दोस आल्सो। सिर्फ बात करने से भी नहीं होगा। तुमने मुझसे एडवाइस ले लिया कि सपोज सर मुझे गाइडेंस चाहिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर द स्टडीज इन अ बेटर मैनर, और किस तरीके से मैं अपने एफिशिएंसी इंक्रीज करूं। मैंने तुमको ज्ञान में 10 चीजें बता दी, बट तुमने इंप्लीमेंट एक भी नहीं किया, कोई सेंस नहीं बनता। यू हैव टू डॉक्यूमेंट द कंसल्टेशन, यू हैव टू इंप्लीमेंट दोस आल्सो। So in consultation, we have to see whether the firms have established policies and procedures designed to provide it with reasonable assurance that appropriate consultation is taking place on difficult matters. Sufficient resources are available to enable appropriate consultation. Nature and scope of such consultations are documented, and consultations resulting from conclusions resulting from consultations are documented and implemented. Consultation हुआ है कि नहीं हुआ, रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन हुआ कि नहीं, इंप्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं, एंड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। अब देखो, अगर हम लोग बात करें तो एंगेजमेंट टीम के अंदर ना अलग अलग मेंबर्स हैं, हर किसी का काम करने का तरीका अलग है। एवरीवन हैज देयर ओन जजमेंट, एवरीवन हैज देयर ओन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, सो देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी दैट दे विल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी दैट व्हेन the discussion has taken place between the engagement partner and the engagement quality control reviewer, क्योंकि एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर भी होगा जो आकर क्या करेगा, काम को रिव्यू करेगा। तो देयर इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी दैट व्हेन द डिस्कशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द एंगेजमेंट पार्टनर एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, तो उनके बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। तो क्या करें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन का, यहां वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, राइट यहां वो कैसे रिजॉल्व करें प्रॉब्लम को, चलो एक दूसरे से लड़ते हैं, जो जीतेगा उसकी बात सुननी जाएगी, ऐसे होगा क्या? नहीं। तो फर्म विल हैव इट्स ओन सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कि ऐसा कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अराइज होता है तो वो कैसे रिजॉल्व होगा, राइट। और रिपोर्ट तभी इश्यू होगा फाइनली जब मैटर रिजॉल्व हो जाए, उससे पहले ऑडिट रिपोर्ट इश्यू ही नहीं करेंगे। Then we have engagement quality control review. So normally in bigger entities what happens is that, in listed entities what happens is that कि एक दूसरा पार्टनर आएगा और वो आकर हमारे काम को रिव्यू करेगा। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि एक दूसरा पार्टनर मेरे ही फर्म से आएगा, आके काम को रिव्यू करेगा। नॉर्मली इट हैपेंस इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। वो भी प्रैक्टिकली बता दूं तो सारे क्लाइंट के केसेस में नहीं होता। एक सीए फर्म है, वो 100 क्लाइंट का ऑडिट कर रही है, तो 100 में भी कुछ क्लाइंट्स का होगा, कुछ का नहीं होगा। तो वहां पे एक दूसरा पार्टनर आएगा, वो आके रिव्यू करेगा, और वो जो दूसरा पार्टनर है वो कौन है? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है। तो जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाई हुए ऑडिट के वक्त, वो आपस में डिस्कशन वगैरह करेंगे, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन वगैरह भी अराइज हो रहा है इनके बीच, तो वो फर्म के पॉलिसीज के हिसाब से रिजॉल्व होगा। एंड अल्टीमेटली जो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होगा ना, वो ये क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद होगा, क्योंकि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वेरी रिव्यू एक्सरसाइज इज टू एनहांस द क्वालिटी। सो वंस दिस फाइनल रिपोर्ट हैज कम, only after that we are going to issue the audit report, and the engagement partner shall take responsibility for the direction, supervision and performance of engagement team in accordance with, वापस वही दो शब्द, professional standards and regulatory and legal requirement. Then we have engagement documentation. तो policies and procedures and documentation of the engagement quality control review should also require documentation कि भाई जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है वो परफॉर्म हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए EQCR के रिस्पेक्ट में। जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हुआ है उसका भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर्स रिव्यूअर ने परफॉर्म करा, क्या क्या डिस्कशंस हुआ एंगेजमेंट पार्टनर एंड रिव्यूअर के बीच, whether that review has been completed before the report is issued। तो इन सारी चीजों का भी क्या होगा? डिस्कशंस होगा। अब देखना, ये जो अलग अलग ऑडिट फाइल्स प्रिपेयर हो रहा है, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस। Appu is doing his own documentation, Pappu is doing his own documentation, Gappu is doing his own documentation, Reena is doing her own documentation, Tina is doing her own documentation, Meena is doing her own documentation, the different team members. डिस्कशंस वगैरह जो हो रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, EQCR के रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, फाइलें बन रही है। तो वो फाइलें तो सब अलग अलग है, स्कैटर्ड है, वो फाइलें सब क्या है? स्कैटर्ड है, अलग अलग है। तो जरूरत क्या है? उसको असेंबल करने का। देयर इज अ नीड टू असेंबल द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ये जरूरी है।
क्योंकि फ्यूचर के लिए रेफरेंस के लिए चाहिए। वो अलग अलग जगह होगा एक साथ नहीं होगा तो यार मिसप्लेस हो जाएगा, बिखरा हुआ रहेगा, उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। सो अल्टीमेटली इट नीड्स टू बी असेंबल्ड, दोज ऑडिट फाइल्स नीड्स टू बी असेंबल्ड, तो वो जरूरी है। बट प्रैक्टिकली एक चीज सोचो, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस अगेन, दैट विल रिक्वायर टाइम चाहिए, ठीक है, और वो हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, हमारा एक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। तो प्रैक्टिकली सोचो, क्लाइंट का जो ऑडिट रिपोर्ट है हम क्या उसको लटका दें क्या अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए? शुड वी पुट द क्लाइंट रिपोर्ट ऑन होल्ड जस्ट बिकॉज आवर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ कंपाइलिंग ऑफ ऑडिट फाइल इज नॉट डन? नो। तो दैट इज वाई क्या बोला, कंपाइलेशन ऑफ ऑडिट फाइल इज इंपॉर्टेंट, बट यहां टाइम लिमिट दी है, फ्लेक्सिबिलिटी दी है। यू कैन डू द कंपाइलेशन विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। कि फर्स्ट यू कैन इशू एन एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट, उससे पहले असेंबल नहीं भी हुआ है तो पहले कर लिया तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, बट पहले नहीं भी हुआ है तो फर्स्ट यू कैन इशू एन ऑडिट रिपोर्ट एंड विद इन आफ्टर इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विद इन 60 days यू डू द असेंबली थिंग, तब तक असेंबल कर लेना, ठीक है। And this audit documentation is to be retained for at least 7 years from the date of auditor's report. So this we also discussed in essay 230. And then we had the system of monitoring in place, जो already अपन ने discussion करा. And then we have the system of engagement quality control reviewer. तो अब engagement quality control reviewer mainly क्या क्या देखेगा? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर मेनली क्या क्या देखेगा? याद रखना, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर नॉर्मली क्या क्या देखेगा? एक चीज याद रखना, चाहे एंगेजमेंट पार्टनर हो चाहे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हो, दे आर ऑलवेज गोइंग टू इवैल्यूएट टू थिंग्स। मतलब कुछ भी भूल जाओ ना, ये दो चीज याद रखना, कुछ भी भूल जाओ ये दो चीज याद रखना। They are going to evaluate judgments made and they are going to evaluate conclusions formed. वो इवेल्युएट करने वाले हैं क्या क्या जजमेंट्स किया गया और वो इवेल्युएट करने वाले हैं क्या क्या कंक्लूजन्स फॉर्म हुआ। इसके अलावा एडिशनली EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर shall also review आईसी का मतलब यहां इंटरनल कंट्रोल नहीं है, आईसी का मतलब है यहां पे फर्म का इंडिपेंडेंस एंड वेदर कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट मैटर्स हैव टेकन प्लेस, एंड वेदर कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट मैटर्स हैव टेकन प्लेस। ठीक है, तो whether it's the engagement partner or it's the engagement quality control reviewer, they are always going to evaluate judgments made, conclusion formed, and additionally this engagement quality reviewer shall evaluate independence, independently काम हो रहा है कि नहीं, और दूसरा consultation on difficult matters, consultation on difficult matters हो रहा है कि नहीं, उसका documentation हो रहा है कि नहीं, उसका implementation हो रहा है कि नहीं। तो ओवरऑल अगर बात करें हम, तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो होता है उसमें क्या क्या चीजें कंसिडर की जाती हैं? जजमेंट्स मेड, कंसल्टेशंस, है कि नहीं, देन इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, देन और क्या था, कंक्लूजन्स, देन और आप क्या बोल सकते हो, क्या रिव्यू करेगा? अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं,
सिग्निफिकेंट रिस्क की एरियाज कौन कौन से हैं? देन डॉक्यूमेंटेशन, तो दिस आर द वेरियस थिंग्स टू बी कंसिडर्ड इन द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. कि जजमेंट्स हो गया, आई हैव गिवन यू द कीवर्ड्स, मतलब बना के खुद लिख लेना, बट ये कीवर्ड्स हैं क्योंकि बुक से सारा याद नहीं हो पाएगा लैंग्वेज. द जजमेंट्स, कंक्लूजन, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट मैटर्स, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स को कंसिडर कर लेगा रिव्यूअर, सिग्निफिकेंट रिस्क द रिव्यूअर विल कंसिडर, देन द डॉक्यूमेंटेशन वेदर दैट इज प्रॉपर्ली डन और नॉट दैट द रिव्यूअर विल कंसिडर. इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, JCICUD कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या रिव्यू करेगा? JCICUD. तो J फॉर जजमेंट, C फॉर कंक्लूजन, I फॉर इंडिपेंडेंस, C फॉर कंसल्टेशन, U फॉर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, D फॉर डॉक्यूमेंटेशन. उतना भी याद कर लिया तो काफी है. तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या रिव्यू करेगा? JCICUD. ठीक है, JCICUD. जजमेंट्स हो गया, कंसल्टेशन हो गया, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट हो गया, कंक्लूजन हो गया, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया. फिर याद एक पॉइंट आपने देखा था, डीलिंग विद कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस. वन पॉइंट वी हैव सीन डीलिंग विद कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस, राइट, दैट फर्म शुड एस्टैब्लिश प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस कि जो भी कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस आया ना फर्म के अगेंस्ट, दैट फर्म जो है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं कर रहा, या लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं कर रहा, या क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस नहीं है, तो फर्म उसके खिलाफ अगेंस्ट क्या कर, फर्म उसके लिए क्या कर रहा है? प्रॉपर पॉलिसीज प्रोसीजर स्टैब्लिश कर रहा है. तो दिस आर सीरियस एलिगेशंस, दिस आर सीरियस एलिगेशंस कि फर्म क्या नहीं कर रहा? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहा, मतलब आईसीआई की बात नहीं मान रहा. फर्म क्या नहीं कर रहा? लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं कर रहा, मतलब लॉ की बात नहीं मान रहा. फर्म क्या नहीं कर रहा? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को कंप्लाई नहीं कर रहा, मतलब एसक्यूसी को फॉलो नहीं कर रहा, आईसीआई की बात नहीं मान रहा. तो दिस आर सीरियस एलिगेशंस. तो इसके लिए क्या होना चाहिए? प्रॉपर पॉलिसीज होने चाहिए, प्रोसीजर्स होने चाहिए. और देखो कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस में भी ना सीरियस कंप्लेंट्स को कंसिडर करना है. कुछ कंप्लेंट्स होता है क्लियरली फ्रिवलस, मतलब होता है ना टाइम पास कंप्लेंट, किसने मजे लेने के लिए फोन कर दिया, उन कंप्लेंट्स की बात नहीं हो रही. तो कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस विच डू नॉट इंडिकेट दोज दैट आर क्लियरली फ्रिवलस, मतलब जो बेकार हैं, मैटरल नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं. may originate from within or outside the firm. अब ये कंप्लेन कहां से आ सकता है? फर्म के अंदर से भी आ सकता है, फर्म के बाहर से भी आ सकता है. ये फर्म के लोग भी कर सकते हैं, क्लाइंट भी कर सकती है, थर्ड पार्टीज भी कर सकती है, मतलब ज्ञान देने वाला बात हो गया ये. तो ये कंप्लेन रिसीव कौन करेगा? एंगेजमेंट टीम मेंबर्स भी रिसीव कर सकते हैं, कोई और भी कर सकता है. अब एज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस फर्म को ना चैनल स्टैब्लिश करना चाहिए. क्या चैनल स्टैब्लिश करना चाहिए? कि कोई भी फर्म का पर्सनल बिना डरे, बिना हेजिटेट किए कंप्लेन कर सके विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्रेजल. कि फर्म को एक ऐसा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस करना चाहिए कि जो भी फर्म में काम करने वाले लोग हैं वो बिना किसी डर के अपने कंसर्न्स, अपने कंप्लेन्स, अपने एलिगेशंस ऑन द बोर्ड रख सके. उनके मन में किसी प्रकार का डर ना हो, उनके मन में किसी प्रकार का एक्शन ना हो.
तो जैसे यू नो काफी सारे सीए फर्म्स क्या करती है, हमारे खुद के सीए फर्म में क्या पॉलिसी था, व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने एक यूनानिमस मेल आईडी बना रखा था। अब उस यूनानिमस मेल आईडी में क्या था कि इफ यू मेल फ्रॉम दैट यूनानिमस मेल आईडी, उसका एक्सेस सबके पास है, आप उस यूनानिमस मेल आईडी से मेल करो, आपको कोई कंसर्न है तो, अगर आपको अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना, आपको कोई कंप्लेन करना है, कोई एलिगेशन लगाना है, तो क्या होगा कि अगर तुम्हारा नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा तो तुम बिना डर के क्या कर पाओगे, मैटर कम्युनिकेट कर पाओगे, विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल कम्युनिकेट कर पाओगे। तो वो प्रोसेस एक फर्म के अंदर स्टैब्लिश करना होगा। और फिर एलिगेशन आएगा तो फर्म ये नहीं करेगा कि अरे एलिगेशन आया तो आया, फर्म क्या करेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, उसकी सच्चाई का पता लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने, हमारे फर्म ने स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना रखा है कि कोई भी महंगी गिफ्ट कोई पार्टनर, कोई मैनेजर क्लाइंट से एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन प्राइवेटली क्या हुआ है कि सीनियर मैनेजर ने ना कार एक्सेप्ट किया, कार मिला उसको। अब वो कंप्लेन आया, एलिगेशन आया कि वो जो महंगी कार ली है ना हमारे मैनेजर साहब ने, वो क्लाइंट के पैसे से आया। तो अब उस एलिगेशन के अगेंस्ट हमको इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहिए, रिव्यू भी करना चाहिए। क्लियर है? कोई इस डब्बे को बंद कर दो। अब इन्वेस्टिगेशन करा, नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन करा। अब इन्वेस्टिगेशन करने से पता चला कि यार क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में कमी थी, तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए बताओ? इन्वेस्टिगेशन करा, इन्वेस्टिगेशन करके पता चला कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम वाज नॉट इन प्लेस, तो फर्म को क्या करना चाहिए? एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए, है कि नहीं? फर्म को एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। फर्म को ये एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए कोई बात नहीं है तो अपने घर की बात है, अरे मैनेजर साहब ने ले ली कार तो ले ली, कोई बात नहीं, घर की बात है। दैट द फर्म शुड नॉट डू। तो ये अपना SQC 1 है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, अब SQC 1 हो गया ना, तो ऐसे 220 तो मतलब अपने आप ही हो गया, उसमें कुछ है नहीं करने के लिए। अब